गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा क्लास 11th के सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले 3 वीडियो से हम लोग सिविक्स के खंड क का पाठ 3 लेसन 3 अभ्यास 3 पढ़ रहे थे, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर में हमने जाना मताधिकार का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मताधिकार के प्रकार, मताधिकार संबंधी सिद्धांत, फिर हमने प्रतिनिधित्व को पढ़ा, प्रतिनिधित्व के अधिकार, प्रकार और सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हमने प्रतिनिधित्व की प्रणालियां शुरू किया था और इसके अंतर्गत हमने 2 प्रणालियों का अध्ययन किया था। एक बहुमत प्रणाली जो ज़्यादातर आज भी विश्व के लगभग सभी देशों में आज इस्तेमाल की जाती है। दूसरा हमने पढ़ा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसा कि पहले मैंने अभी बोला बेटा, बहुमत प्रणाली ही आज विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग की जाती है, लेकिन और कौन कौन सी प्रणालियां हैं इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो 2 प्रणालियां पढ़ चुके हैं हम, बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आज हम लोग तीसरी प्रणाली से शुरू करेंगे। तीसरी प्रणाली है कार्य क्षेत्र संबंधी प्रतिनिधित्व प्रणाली। आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन में, लोकतंत्रात्मक बच्चों मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ, जहाँ लोकतंत्र है यानी जनता का शासन है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहते। तो आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन में निर्वाचन हेतु देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करके सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। समस्त देश को भौगोलिक भागों या क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय अथवा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसी प्रणाली को अपनाया है। कहीं पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ एक सदस्य एक जगह से चुना जाएगा, जहाँ बहुसदस्यीय है वहाँ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। एक प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह कोई भी व्यवसाय करता हो। इस प्रथा को प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, किंतु इस प्रथा का बहुत अधिक विरोध किया गया। प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा के आलोचकों का कथन है कि प्रतिनिधित्व का आधार क्षेत्रीय न होकर के कार्य विशेष से संबंधित होना चाहिए। इसको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का भी नाम दिया गया। डिग्बी ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए कहा, व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग धंधे, यहाँ तक कि विज्ञान, धर्म आदि राष्ट्रीय जीवन की बड़ी शक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। इमैनुअल एबिसिसियस का मत है, समाज के उद्योगों एवं व्यवसायों का व्यवस्थापिका में विशेष रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में कहा जाता है कि यह जनतंत्रात्मक आदर्शों के अनुकूल प्रतिनिधित्व की एकमात्र वास्तविक प्रणाली है। इसके समर्थकों का दृष्टिकोण है कि निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताएं तथा इच्छाएं होती हैं। व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल व्यवसायों तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व ही कर सकता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि का ध्यान अपने सभी कार्यकर्ताओं के हितों पर अधिक रहता है। औद्योगिकरण के साथ व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग तीव्र हुई है। साम्यवादी और बहुलवादियों ने भी इस प्रतिनिधित्व का पूर्ण समर्थन किया। चौथा है, पहला था बहुमत प्रणाली, दूसरा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा था कार्य क्षेत्र संबंधी प्रतिनिधित्व प्रणाली। चौथा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पूर्व सोवियत संघ ने इस पद्धति को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने
उत्खनन के क्षेत्र में, उत्खनन क्या होता है बच्चों? खान खोदना। उत्खनन के क्षेत्र में काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले आदि सभी प्रकार के व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व मुसोलिन के नेतृत्व में फासिस्ट इटली में भी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को लागू किया गया था। यानी इनका मानना था कि जितने भी व्यवसाय हैं सभी प्रकार के व्यवसायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस आधार पर आई व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ग्राहम वेलास का कथन था, लोक सदन का निर्माण प्रादेशिक आधार पर होना चाहिए, परंतु द्वितीय सदन के संगठन के लिए व्यावसायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। सिडनी बेव ने कहा था, संसद का एक सदन राजनीतिक और दूसरा आर्थिक होना चाहिए। यानी एक सदन तो राजनीतिक होना चाहिए जो राजनीति से जुड़ा हो, जिसे राजनीति के बारे में जानकारी हो, लेकिन दूसरा कैसा होना चाहिए? आर्थिक, यानी जो आर्थिक कार्यों में, धन कमाने के कार्यों में संलग्न हैं, ऐसे व्यक्ति वहां पर होने आवश्यक है। परामर्शदात्री संस्थाओं के संगठन में भी इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया गया है। फ्रांस, चेक गणराज्य और पोलैंड में परिषदों का निर्माण इसी आधार पर किया जाता है। कोल का मत है, वास्तविक प्रजातंत्र एकमात्र शक्तिशाली प्रतिनिधित्व की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। GDH कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। विलियम मैकडोनाल्ड और H.A. स्ट्रीट भी इस प्रणाली के मुख्य समर्थक हैं। इन विचारकों का क्या मत है कि संसद के 2 सदन होने चाहिए। निम्न सदन का गठन किस आधार पर? प्रादेशिक आधार पर होना चाहिए, और उच्च सदन का गठन व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए। भारत में भी आंशिक रूप से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों? राज्य के विधान मंडलों के उच्च सदन यानी विधान परिषद में जब शिक्षकों का निर्वाचन होता है तो वह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही किया जाता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण क्या क्या गुण हैं? पहला, प्रत्येक व्यवसाय के प्रतिनिधि का निर्वाचन होने से व्यवस्थापिका में सभी व्यवसायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इससे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के दोष दूर हो जाते हैं। तीसरा, विभिन्न व्यवसाय के सदस्यों ने प्रतिनिधित्व होने से संतोष रहता है तथा उत्पादन भी ठीक प्रकार से होता है। सभी व्यवसायों के हितों की सुरक्षा होती है, क्योंकि अगर सभी व्यवसायों के लोग वहां होंगे तो वो अपने अपने व्यवसाय के हितों की सुरक्षा कर सकेंगे। व्यवसायों के आधार पर ही वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है, और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व से ही वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होता है, क्योंकि समाज के हर वर्ग, हर व्यवसाय से लोग संसद में जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से उससे सभी वर्गों का हित संभव हो पाए। लेकिन इसकी आलोचना भी की गई। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अनेक दोष भी निहित हैं, जिसके कारण अनेक विद्वानों, विचारकों ने इसकी कटु आलोचना भी की। डॉक्टर प्रोफेसर एस्मिन का मत है, यह एक गलत और भ्रांतिपूर्ण सिद्धांत है जो संघर्ष, गड़बड़ी और अराजकता को जन्म देता है। तो इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या है बच्चों? पहली आलोचना, राष्ट्रीय प्रभुत्व के प्रतिकूल है। यह विचार व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय प्रभुत्व का प्रतिनिधि न बना करके वर्गों का प्रतिनिधि बना देता है। दूसरा, हितों और वर्गों में संघर्ष। इस विचार को अपनाने से विभिन्न वर्गों और हितों में संघर्ष होता है, शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों में रहते हुए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। व्यवसायों के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों में निर्देशों के आधार पर ही कार्य करेंगे। चौथा, मानव प्रकृति के विरुद्ध यह मानना अनुचित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवसाय में विलीन हो जाता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व व्यवसाय के प्रतिनिधित्व से नहीं हो सकता। नेक्स्ट
तीसरे संसद का विभाजन। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से संसद छोटे छोटे गुटों में बंट जाता है। इससे किसी भी सदन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और वोट अपने हित साधन के लिए आपस में ही लड़ते या संघर्ष करते रह जाते हैं और अव्यवहारिक है। अगर देखा जाए कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, हर व्यवसाय के लोग को प्रतिनिधित्व मिले, यह आसान कार्य नहीं। तो इन सभी आलोचनाओं के होते हुए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के विचार में पर्याप्त आकर्षण आज भी है। यह निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। सभी देशों ने यह अनुभव किया कि व्यवसायों और संघों का अपना महत्व है और उन्हें अधिक शक्ति और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रादेशिक और व्यावसायिक दोनों प्रतिनिधियों का समावेश होना चाहिए। अब पांचवी प्रणाली पढ़ेंगे हम लोग, सीमित मत प्रणाली। सीमित मत प्रणाली के अनुसार जितने प्रतिनिधियों का चुनाव एक क्षेत्र से होता है, उनसे एक मत कम प्रदान करने का अधिकार मतदाता को होता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र से मान लो बच्चों 3 प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है, तो मतदाता एक कम यानी 2 मत देने का अधिकार रखता है। तो सीमित मत प्रणाली में जितने प्रतिनिधियों का चुनाव एक क्षेत्र से होना है, उससे एक मत कम प्रदान करने का अधिकार मतदाता को होता है। इसके गुण क्या हैं? इस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है। सभी देशों में इसका प्रयोग संभव है। इस प्रणाली में केवल उन्हीं अल्पमत दलों को आंशिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है जो सुसंगठित होते हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी की गई, यानी इसमें अनेक दोष भी पाए जाते हैं। पहला दोष क्या है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस प्रणाली में भ्रष्टाचार के उत्पन्न की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतदाता अपने मत का दुरुपयोग भी कर सकता है। लालच में आकर के वो दूसरे या गलत व्यक्ति को भी मत प्रदान कर सकता है और इस प्रणाली को अपनाने में संकीर्ण स्वार्थों या स्वार्थी दलों के उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन संकीर्ण हितों पर आधारित होने के कारण यह अपेक्षाकृत उपयोगी नहीं है। छठी प्रणाली पढ़ेंगे, एकत्रीभूत मतदान प्रणाली। इस प्रणाली में समस्त देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। एक क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत प्रदान करने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदाता को अधिकार है कि वह अपने समस्त मत एक ही उम्मीदवार को दे अथवा पृथक पृथक उम्मीदवारों को अलग अलग अपना मत दे। इस प्रणाली के द्वारा मतदाताओं को मतों के प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी मिल जाती है और दूसरा, अल्पसंख्यकों को भी अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी इसमें अल्पसंख्यक भी अपने प्रतिनिधि संसद तक भेजने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये तो गया इसका गुण, लेकिन इसके भी दोष पाए जाते हैं। या इसकी भी आलोचना है। आलोचना क्या है? संख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं हो पाती है। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं हो पाती है। दूसरा, मतों के दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ सकता है और तीसरा, राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ जाता। सातवीं प्रणाली, वृत्तीय मतदान प्रणाली। इस प्रणाली में निर्वाचक में यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं और किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच पुनः निर्वाचन कराया जाता है।
और इस पुनः निर्वाचन में जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो ये द्वितीय मतदान प्रणाली, यानी दोबारा मतदान कराया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है, लेकिन इसकी भी आलोचना है। इस प्रणाली को केवल सीमित क्षेत्रों में ही अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। मतदाता भी पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया के कारण उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसे केवल सीमित क्षेत्रों में ही अपनाया जा सकता है। आठवीं और आखिरी प्रणाली है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या धार्मिक संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित कर दी जाती है तथा मतदाताओं को भी धर्म के आधार पर पृथक पृथक क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। निर्वाचन के समय सभी मतदाता अपने अपने धर्म से संबद्ध उम्मीदवारों के पक्ष में अपना मत प्रदान करते हैं, इसलिए इस प्रणाली को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1909 ईस्वी के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया गया था। इस पद्धति में मतदान में अधिकार पत्र का भी प्रावधान किया जाता है, लेकिन इसकी भी आलोचना है। यद्यपि इस प्रणाली के अंतर्गत सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर भी इस प्रणाली में समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रीय एकता की समाप्ति हो जाती है। तो पहला तो इसका आलोचना क्या है कि इसमें राष्ट्रीय एकता की समाप्ति हो जाती है, और दूसरा वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। वोट डालो और राज करो के उद्देश्य से अंग्रेजों ने जानबूझ करके भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ये तो हो गई आपकी बच्चों आज जितना मैंने बताना था आपको कि विभिन्न प्रकार की प्रतिनिधित्व की प्रणालियां कौन कौन सी हैं। 8 प्रकार की प्रणालियां हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्रणालियां आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। 8 प्रकार की प्रणालियां आपके सामने। अब आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रतिनिधित्व के कितने प्रकार या प्रणालियां हैं? पहला प्रश्न, प्रतिनिधित्व के कितने प्रकार या प्रणालियां हैं? दूसरा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 4 गुण बताइए। तीसरा, सीमित प्रणाली से क्या तात्पर्य है? और चौथा है द्वितीय मत प्रणाली का एक दोष बताइए। ये आपके चैप्टर जितना आज मैंने बस समझाया उससे संबंधित है। अब प्रणालियां भी समाप्त हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषताएं क्या है और भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, चुनाव किस प्रकार होता है, किस प्रणाली को अपनाया जाता है भारत में, कैसे निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।